हेलो बच्चों। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ओम्स लॉ एंड किरचॉफ्स लॉ, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आप हर जगह पढ़ते आए बचपन से, मतलब 10th में 8th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली सबसे पहले बेसिक चीज़ें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड हम ये देखेंगे कि हाँ कौन सा सीरीज है, कौन सा कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है रजिस्टर, उसको पहचानना सीखेंगे। फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स पे आएंगे एंड देन फर्दर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, मतलब बता रहे कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर रजिस्टर का है तो उसको कैसे पता करना है। देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर only one terminal is directly connected to the other resistor and second terminal of the resistor are not directly connected। जो भी लिखा है इसका मुझे कोई मतलब नहीं है, बस मैंने लिख दिया है। अब मैं हिंदी में मुझे जो बोलना है, मुझे समझाना है, वो समझिएगा। या आपके सामने लिखने को लिख देते हूँ, लेकिन इसका कोई वो नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा ये यूज़फुल नहीं है। लेकिन आपके सामने है तो लिखा हुआ है तो आप ज़रूर उतार लीजिएगा। उसके बाद मैं जो डिस्कस करूँगा यहाँ पे, जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ओनली वन टर्मिनल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अदर रजिस्टर एंड सेकंड टर्मिनल ऑफ द रजिस्टर आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड मीन्स नो ब्रांचिंग इज अलाउड बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द रजिस्टर्स एट एनी पॉइंट बट प्रेजेंस ऑफ अ सेल इज अलाउड। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये दोनों पॉइंट को कंबाइंडली हम देखते हैं। ये इस डायग्राम में, ये डायग्राम, अब देखिए सिंपल क्या बोल रहा है, जैसे कि ये R1 R2 किसी भी रजिस्टर के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक दिस साइड एक दिस साइड, ठीक है। अब क्या बोला, आइदर वन ऑफ देम, कोई भी एक टर्मिनल, अगर किसी भी रजिस्टर का कोई एक टर्मिनल किसी दूसरे रजिस्टर के किसी एक टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब एक प्लेन वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है ऐसा, ठीक। और इसका जो रिमेनिंग टर्मिनल अपने साथ कैसे भी जुड़ा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आपको कभी भी ऐसा दिख जाए कि दो रजिस्टर के बीच में एक प्लेन वायर है, तो आंख बंद करके उसको सीरीज कॉम्बिनेशन मान लेना है। उसके फर्दर कहाँ क्या सर्किट में हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख जाए कि दो रजिस्टर है या दो या उससे ज्यादा रजिस्टर है जिनके बीच में एक प्लेन वायर से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों आपस में किसमें, सीरीज में, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड मीन्स नो ब्रांचिंग इज अलाउड बट टर्मिनल्स ऑफ द रजिस्टर्स आर बट द प्रेजेंस ऑफ सेल इज अलाउड। बोला ब्रांचिंग अलाउड नहीं है। ब्रांचिंग मीन्स क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए। जैसे कि R3 R4, इसका ये टर्मिनल इसके इस टर्मिनल से कनेक्टेड तो है एक प्लेन वायर से, क्या है, प्लेन वायर से कनेक्टेड है, लेकिन इस प्लेन वायर के बीच में एक दूसरा ब्रांचिंग निकला, एक दूसरा वायर ऐसा निकला हुआ है। तो बोला है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कोई भी दो टर्मिनल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उसमें कोई ब्रांचिंग अलाउड नहीं है, कोई ब्रांचिंग अलाउड नहीं, मतलब R3 R4 आपस में सीरीज में नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोलूं क्या R3 R5 सीरीज में, तो नहीं, क्योंकि R3 R5 का एक टर्मिनल दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन इसमें भी क्या है, ब्रांचिंग है, ठीक। तो आपको क्या पता चला, R3 R4 सीरीज में नहीं है, R3 R5 सीरीज में नहीं है। अब जैसे बात करते हैं R2 एंड R3, R2 R3 को देखिए, ये R2 R3 क्या है, सिंपल देखिए, इसका एक टर्मिनल इसके दूसरे टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है और बोला है बट प्रेजेंस ऑफ सेल इज अलाउड। और इन दोनों के बीच में एक सेल है, सेल या बैटरी जो भी बोले आप, इन दोनों के बीच में क्या है, एक सेल है ये, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये भी बोलता है कि आपके दो रजिस्टर के बीच में सेल अलाउड है, बस ब्रांचिंग अलाउड नहीं है, ठीक। इसका कारण ये होता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सब पढ़ते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। और सेल की प्रॉपर्टी होती है जितना करंट देगा उतना करंट लेगा, मतलब जितना करंट ये दे रहा है उतना R2 से भी पास कर रहा है, और वही करंट कितना R3 से आएगा, तो इसलिए R2 R3 में करंट क्या होगा, सेम। इसलिए मैं कह सकता हूँ R2 और R3 किसमें, सीरीज में। इसको और थोड़ा आगे देखते हैं, R1 R2 सीरीज में है, R2 R3 सीरीज में, देन R1 R2 R3 ऑल आर इन सीरीज। अब सिंपल सी बात है, तीन लड़के हैं A B C, A और B आपस में भाई भाई हैं, B एंड C आपस में भाई भाई हैं, तो A और C भी तो आपस में भाई होंगे। इसलिए अगर एक कॉमन रजिस्टर के अलोंग अगर कोई दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर अगर सीरीज में हैं तो वो सारे के सारे आपस में फिर क्या हो जाते हैं, सीरीज में। अब जैसे R6 के बारे में देखा जाए तो ये R1 के साथ क्या है, प्लेन वायर से कनेक्टेड है और बीच में क्या एक सेल आ जा रहा है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। इधर क्या हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, अगर आपको एक प्लेन वायर डायरेक्टली दिख जाए कनेक्टेड, उसके बीच में अगर सेल है तो भी आप इन दोनों को किसमें मानेंगे, सीरीज में। यानी कि आप कह सकते हैं R1 R2 R3 एंड R6 ये चारों चारों किसमें, सीरीज में, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचाना सीख गए। अब अगर मैं बोलूँगा क्या R4 R5 और R6 सीरीज में है,
तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि R6 से R5 को ज्वाइनिंग के बीच में सेल तो आ रहा है, लेकिन बीच में ब्रांचिंग भी तो आ जा रही है, तो ये दोनों किस में, सीरीज में नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए गुड। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब धीरे धीरे बस देखते जाइएगा, आपके वो सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आपके बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट मींस होता क्या है, पहले उसको सुन लीजिए। सपोज 4 लड़के हैं, कोई 1 रोटी खा रहा है, एक 2 रोटी लड़का खा रहा है, एक 3 रोटी खा रहा है, एक 5 रोटी खा रहा है, ठीक। तो टोटल ये चारों मिलके 11 रोटी खा जा रहे हैं। लेकिन अगर मैंने कहा एक ऐसा लड़का मैं सामने खड़ा कर दूं जो कि उन सब के बराबर वो जो 11 रोटी खा रहा है वो अकेले खा जाए, तो मैं क्या कहूँगा, उन चारों लड़कों को मिला के 1, 2, 3 और 5 रोटी खाने वालों के इक्विवेलेंट वो अकेला एक लड़का जो 11 रोटी खा जा रहा है। अब इक्विवेलेंट मीन समझ गए? तो सिंपल, आपके पास मल्टीपल रजिस्टर हैं, उन रजिस्टर, अब जैसे इसी एग्जांपल में देख लेते हैं, इस बैटरी के अलोंग ये 3 रजिस्टर आपस में क्या है, सीरीज में है। अब ये तीनों इस बैटरी के अलोंग जब ये तीनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो रहे हैं, तो ये तीनों आपस में कनेक्ट होने के बाद ये बैटरी इनको कितना करंट सप्लाई कर रहा है, आई। क्या सप्लाई कर रहा है, आई। कहने का मतलब है ये 3 रजिस्टर कंबाइंडली मिलके इस सेल से आई करंट विथड्रॉ कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कि सेम बैटरी के क्रॉस अगर मैं एक ऐसा सिंगल रेजिस्टर लगा दूं जो कि सेम उतना ही आई करंट इस सेल से विथड्रॉ करवा दे, तो मैं बोलूंगा ये जो रेजिस्टेंस है इन तीनों का इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि इन तीनों को इसी वी बैटरी क्रॉस मैंने लगाया और ये वी बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रहा है, आई करंट सप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये एक सिंगल रेजिस्टर इस वी के क्रॉस ही लगा और कितना करंट विथड्रॉ कर रहा है, आई। तो अब वही सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट मींस ये तीनों मिलके इस सेल से आई करंट विथड्रॉ कर रहे हैं और ये आर अकेले इस आई वी सेल से इस सेल से आई करंट विथड्रॉ कर रहा है। इसका मतलब ये इन तीनों का क्या, इक्विवेलेंट। क्लियर है? इक्विवेलेंट मींस क्या होता है, सिंपल, ये तीनों मिलके जो काम कर रहे हो अकेले काम कर दे रहा है। ओके, अब इक्विवेलेंट का यूज कहाँ आता है, तो इक्विवेलेंट का यूज इसलिए आता, मतलब बहुत आसान होता है। इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूज होता है करंट को फाइंड आउट करने में। आप यहाँ पे आई करंट डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि V इक्वल टू आई आर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल रजिस्टर, V इक्वल टू आई आर। अब आपको अगर ये आई चाहिए तो इस चीज में आप कौन सा आर लेंगे, R1 लेंगे कि R2 लेंगे कि R3 लेंगे, आपको कैसे पता क्या लेंगे आर। तो इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कहा कि इसको कन्वर्ट कर दे सिंगल रजिस्टर में, और उस रेजिस्टेंस का मान लीजिए रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, तो इस केस में आई हो जाएगा V बाई आर, सिंपल, ओम्स लॉ। ओके, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं टू फाइंड आउट द करंट सप्लाई बाय द बैटरी। ठीक है, अब देखिए सिंपल, थोड़ा सा और आगे आते हैं। पोटेंशियल सिंपल एनर्जी होता है, ये सेल जो है, जो भी आपका पोटेंशियल है, जो भी करंट या जो भी एनर्जी सप्लाई करेगा, ये यही सप्लाई कुछ ये यूज करेगा R1, कुछ यूज करेगा R2, कुछ यूज करेगा R3। तो कह रहा है जो जितना ये दे रहा है, कुछ ये ले रहा है, कुछ ये ले रहा है, कुछ ये ले रहा है, यानी R1, R2, R3 ये कुछ पोटेंशियल लेगा, ये कुछ पोटेंशियल लेगा, ये कुछ पोटेंशियल लेगा। ये तीनों पोटेंशियल कहाँ से ले रहे हैं, ये जो सप्लाई कर रहा है वहां से। तो यही बोल रहा है कि जो सप्लाई वोल्टेज होता है वो होता है सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर विच आर इन सीरीज। तो ये जो भी सप्लाई कर रहा है, कुछ ये खा रहा है, कुछ ये खा रहा है, कुछ ये खा रहा है, इसलिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है? गुड। अब जरा देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में बोला जाता है कि करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। बोला जाता है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स हैं तो सबके थ्रू करंट क्या होगा, सेम होगा। इसका मेन कारण क्या है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के पास सिंगल पाथ होता है। अगर ये आई करंट आ रहा है तो इसकी मजबूरी इसी रास्ते से गुजरना है, तो मजबूरी में क्या करेगा, इसी से आई, इससे भी आई और इससे भी आई, वहीं पास करेगा। तो इसके पास सिंगल पाथ होने की वजह से सब में करंट क्या हो जाता है, सेम। ठीक है, यानी इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा। यानी अगर मैं ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो अगर मैं पूछूंगा V1 कितना होगा तो I इंटू R1, V2 कितना होगा I इंटू R2, V3 कितना होगा I इंटू R3। ठीक है, तो सिंपल ये V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V1 को लिख सकता हूँ IR1, IR2, IR3, I कॉमन ले तो V इक्वल टू आ जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? और यहाँ से V की वैल्यू कितना आ जाएगा, I इंटू आर इक्वलेंट, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब इस V को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ I इंटू आर इक्वलेंट से, फिर I कट गया तो यहाँ से R इक्वलेंट आपका कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अगर और रहता तो एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया मैंने, ये आपके 10th के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में कभी कभार पूछ लेता है। क्लियर है? ये मैंने फॉर्मूला इसलिए डिराइव करवाया है क्योंकि ये बोर्ड के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको रिजल्ट याद रखना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये देखिए कुछ
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या बोला है, द सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर इज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज, ये चीज बोल रहा है। जो सप्लाई वोल्टेज होगा वो क्या होगा, इक्वल टू होगा सम ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द रेजिस्टर। तो इसके क्रॉस इसके क्रॉस इसके क्रॉस जो भी पोटेंशियल इन तीनों का अलजेब्रिक सम जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर। इसी चीज को ये पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, आपको अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है, इन तीनों से आई करंट ही पास करेगा। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इंक्रीजेस व्हेन अ रजिस्टर इज एडेड इन सीरीज विद द सर्किट। ये कह रहा है कि अगर इसी सर्किट में मैंने एक एक्स्ट्रा एक R4 इंट्रोड्यूस कर दिया, इन तीनों के सीरीज में मैंने एक और क्या कर दिया, एक और रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, एक और मैंने क्या तो R4, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इक्विवेलेंट अगर बढ़ गया तो नेट करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेट करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आप किसी भी सर्किट में कोई रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ये मेरी बात एकदम अच्छे से दिमाग में डाल लीजिए, किसी भी सर्किट में चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, अगर आप उस सर्किट में कोई भी रजिस्टर इन सीरीज में सेल के रिस्पेक्ट में ऐड करते हैं तो उस ओवरऑल जो नेट करंट सप्लाई बाय द सेल है वो घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, इस बात को मेरी याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोल रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बोथ टर्मिनल्स ऑफ अ रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द अदर रजिस्टर इन सच अ वे दैट बिटवीन द टर्मिनल्स ब्रांचिंग इज अलाउड एट एनी पॉइंट बट अदर एलिमेंट्स लाइक सेल और रजिस्टर आर नॉट अलाउड। क्या बोल रहा है कि जैसे सिंपल सी बात है, ऐसे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है। बोल रहा है इसके दोनों टर्मिनल डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होना मस्ट है, और इस कनेक्शन में ब्रांचिंग पॉसिबल है, चाहे कितनी ब्रांचिंग हम करवा दें। ब्रांचिंग अलाउड है बट सेल नॉट अलाउड। सीरीज में क्या था, सेल अलाउड था, ब्रांचिंग नहीं अलाउड था। इस केस में ब्रांचिंग अलाउड है, सेल अलाउड नहीं है। क्लियर है, वहां पे एक टर्मिनल कनेक्टेड था, यहाँ पे दोनों टर्मिनल को कनेक्ट होना मस्ट है। दोनों को एकदम याद रखिए, दोनों जस्ट एक दूसरे से अपोजिट है। सीरीज में क्या था, एक ही टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड हो, सेल अलाउड है, ब्रांचिंग अलाउड नहीं है। और यहाँ पे क्या है, दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, ब्रांचिंग अलाउड है बट सेल अलाउड नहीं है। क्लियर है, गुड। अब यहां पे देखते हैं, जैसे यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा क्या R1 R2 आपस में पैरेलल में है, तो चेक करते हैं। देखिए, इसका एक टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है और इसका दूसरा टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है, तो दोनों टर्मिनल डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड हैं और इन सब में कहीं सेल नहीं दिख रहा है, लेकिन ब्रांचिंग है। तो मैंने क्या कहा, ब्रांचिंग अलाउड है बट सेल अलाउड नहीं है। ठीक है, सेल कोई दूसरा रजिस्टर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे इससे कनेक्टेड, यानी दोनों टर्मिनल इसके कनेक्टेड हैं, ब्रांचिंग है और कोई सेल नहीं है। इसका मतलब R1 R2 किस में है, R1 इज पैरेलल टू R2। अब यहाँ बात करते हैं R3 R4। इसका ये टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, इसका ये टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, लेकिन इस साइड में तो देखिए ब्रांचिंग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई सेल नहीं। लेकिन इस साइड में देखिए ब्रांचिंग तो है, लेकिन साथ साथ एक सेल है, यानी कि R3 R4 पैरेलल नहीं है, नॉट इन पैरेलल विथ ईच अदर। R3 R4 पैरेलल नहीं है क्योंकि दोनों टर्मिनल इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन ब्रांचिंग है, ठीक है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे क्या आ गया, एक सेल आ गया। तो R3 R4 क्या है, पैरेलल में नहीं है। ठीक, ओके, गुड। चलिए और देखते हैं। अब जैसे कि सेकंड एग्जांपल क्या है, हाँ, मान ली मैंने बीच में से इस वायर को हटा दिया तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई है। इसमें देखिए, बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं R1 R2 किस में है, सीरीज में। R3 R4 किस में है, सीरीज में। R1 R2 किस में, सीरीज में। R3 R4 किस में, सीरीज में। R1 का ये कनेक्शन है यहाँ से, और इस R1 के बीच में देख रहे हैं, ये पहले क्या आया, एक रजिस्टर आया, फिर एक सेल आया, फिर एक ब्रांचिंग आया, फिर रजिस्टर आया, फिर इसके साथ मिला। यानी कि अभी जस्ट मैंने क्या कहा था, सेल या रजिस्टर अलाउड नहीं है। तो इसका एक टर्मिनल तो ठीक है कनेक्टेड है डायरेक्टली, बस ब्रांचिंग है, लेकिन बाकी कुछ। लेकिन इधर वाले में क्या है, इतने सारे कुछ बीच में आ गए, इसलिए मतलब R1 R3 आपस में क्या है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में नहीं है। उस तरह R2 R4 आपस में क्या है, पैरेलल में नहीं है। ठीक है, अब देखिए, ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये दोनों किस में, सीरीज में। अब इन दोनों का कुछ इक्विवेलेंट होगा, यानी इन दो रजिस्टर को मिलकर मैं सिंगल रजिस्टर बना सकता हूं, और इन दोनों को मिलकर मैं एक सिंगल रजिस्टर बना सकता हूं। यानी कि इस चीज को मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऐसा कुछ और
ऐसा कुछ, बाकी ये नीचे जो है ऐसा। इन दोनों को मिलके मैं अकेला, फिर ये बैटरी, फिर इन दोनों मिलके एक अकेला, फिर ये जैसा एज इट इज, फिर ये। अब क्या ये दोनों आपस में पैरेलल है? नहीं। क्यों नहीं है? इधर तो ठीक है कनेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में सेल आ गया, यही वाला कंडीशन, यहाँ पे क्या आ गया, सेल आ गया, यानी कि दोनों आपस में पैरेलल में नहीं है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है आपको, ना ही सीरीज में ना ही पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं। क्यों नहीं सीरीज में? क्योंकि बीच में ब्रांचिंग आ गई। ये दोनों आपस में ना ही पैरेलल है ना ही सीरीज है। ठीक है, ओके। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है सेकंड कॉम्बिनेशन, ये ना ही सीरीज कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सब चीजें आपको मतलब होता है ना फ्यूचर में काम देगा। ओके, अभी मतलब यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानना है। ओके, जिन बच्चों को अभी तक समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आया है कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आगे मैं इसी चीज़ पे बार बार रिपीट करूँगा। ठीक है, तो समझ जाएंगे आगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बोल रहा है? R1 R2 R3 तीनों मैंने पैरेलल में कर दिया। ठीक, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद इन सबको मैंने क्या कर दिया, एक सेल से जोड़ दिया। अब आप लोग हमेशा से सुनते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम होता है। इसका कारण क्या होता है वो सुनिए। अगर इस पॉइंट को मैं बोल दूं A, इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं B, इसका पोटेंशियल क्या होगा VA, इसका पोटेंशियल क्या होगा VB। ठीक, अब देखिए ये A और B के बीच में क्या एक्सेल आ रहा है सिर्फ, यानी कि अगर मैं बोलूंगा VAB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB कितना होगा, VA माइनस VB कितना होगा V। क्यों V? क्योंकि आपके पॉजिटिव टर्मिनल से A पॉइंट कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल से B पॉइंट कनेक्ट है। इसका मतलब A इज एट हायर, B इज एट लोअर पोटेंशियल, इसलिए VA माइनस VB कितना होगा V के बराबर। क्यों V के बराबर? क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सेल आ रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए ये R1 का दोनों टर्मिनल के एंड में ये A है, ये B है। इस R2 के इस टर्मिनल में A है, इस टर्मिनल में B है, और इस R3 के एक टर्मिनल में A है और दूसरे टर्मिनल में क्या है, B है। यानी कि R1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, R3 के पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। यानी कि इन तीनों के केस में और ये सेल के केस में, सबके केस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, VA माइनस VB। इसलिए कहा जाता है VA माइनस VB ऊपर से है कितने के बराबर, सप्लाई पोटेंशियल के बराबर। इसलिए कहा जाता है पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम। मेरी बात समझिए क्या मैंने कहा है? नहीं समझे तो फिर से इस चीज को पीछे अपने वीडियो को करिएगा, उसके बाद फिर से सुनिएगा। ओके, इक्विवेलेंट बता दिया है। इन तीनों को मिलकर मान लो कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने R इक्विवेलेंट बोला, तो यहाँ से V क्या हो जाएगा, I इंटू R, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। ठीक, अब देखिए जस्ट वो डिस्कस जो किया था कि पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम एंड इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, मतलब ये चारों के चारों क्या होंगे, सबके पोटेंशियल सेम। अब जरा देखिए यहाँ से मान लीजिए करंट आई गया, जंक्शन लॉ, जो करंट गया कुछ I1 इसमें गया, सॉरी I1 इसमें गया, I2 इसमें गया, I3 इसमें गया, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें, तो आने वाले इक्वल टू जाने वाला, तो आ रहा है कितना I, जा रहा है कितना I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, अब I को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, I को मैं यहाँ से लिखता हूँ V बाई R इक्वलेंट लिख सकता हूँ। I1 को क्या लिख सकता हूँ, V1 बाई R, सिंपल V1 क्या होगा I1 R1, V1 क्या होगा I1 R1, V2 क्या होगा I2 R2, V3 क्या होगा I3 R3, ओम्स लॉ। तो I1 को मैं लिख सकता हूँ V1 बाई R1, V2 बाई R2 एंड I3 को V3 बाई R3। अब देखिए V1 V2 V3 सब आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए ये तीनों चारों के चारों खड़े आएंगे, तो फाइनल क्या बचेगा, 1 बाई R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड और रहता तो एंड सो ऑन। मेरी बात समझ गए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है, डिराइव करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, कोई दिक्कत? बहुत ज़्यादा बेसिक है, इसलिए मुझे पढ़ाने में उतना इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि बेसिक पढ़ाना है मुझे। बस 10th वाले जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उसको ज़रा वीडियो को बार बार मतलब ध्यान से देखेंगे पीछे कर करके, और ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया ये आपके बोर्ड में पूछता है, और बाकी 12th वालों के बोर्ड में ये सब पूछता नहीं, आपको बस रिजल्ट याद रखना है। ये नोट जो मैंने लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम, जस्ट जो मैंने कहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट वन इन द कॉम्बिनेशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा कैसे। क्या बोलता है, जो R इक्विवेलेंट आएगा वो R1 R2 R3 से भी छोटा होगा, जो इन सब में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा होगा। मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज आपके पास 3 रजिस्टर हैं, 2 ओम का, 3 ओम का एंड 6 ओम का। तो यहाँ पे 2 रखिए, 3 रखिए, 6 रखिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 बाई 2 1 बाई 3
एंड 1/6, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, ऊपर आएगा 3 2 1 यानी 6/6, यानी आर इक्वलेंट आ जाएगा 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1, यानी आर इक्वलेंट आ जाएगा 1 ओम, यानी आर इक्वलेंट इस केस में कितना आ जाएगा 1 ओम, कितना आ जाएगा 1 ओम। मैंने 3 रजिस्टर लिया 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम, इसका पैरेलल में इक्वलेंट आ गया 1 ओम। अब ये जो 1 ओम है देख रहे हैं, इन तीनों से भी छोटा और जो सबसे छोटा उससे भी छोटा है। इन 6 3 और 2 में सबसे छोटा रजिस्टर कौन है, 2 ओम वाला है, और आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो ये 2 ओम से भी छोटा है। क्लियर है, इसी चीज को यहाँ पे बोल रहा है, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट वन इन द कॉम्बिनेशन, आपकी कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रजिस्टर हैं उस सब में जो सबसे छोटा उससे भी छोटा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, याद रहेगी मेरी बात, गुड। विथ एडिशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आर इक्विवेलेंट डिक्रीजेस। अब सुनिए ध्यान से, कभी भी इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक पॉइंट मेरी बोली हुई उस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ देते हैं और पूछा हुआ है। मैं जो भी आपको पॉइंट्स बोलता हूँ ना, ये सब क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आपको आगे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। ठीक, सुनिए क्या बोल रहा है। अगर आप किसी सर्किट में कोई भी मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसमें आपने कोई एक्स्ट्रा सर्किट में मतलब एक्स्ट्रा रेजिस्टर उसमें ऐड किया, और कैसा ऐड किया, पैरेलली, तो उस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। क्या हो जाता है, घट जाता है। याद रहेगा, यानी अगर मैं बोलूं सप्लाई करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आपका घटेगा नहीं, सप्लाई करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो कभी भी किसी भी सर्किट में अगर कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टर आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मस्ट है, वो घटना ही है, कुछ कभी इंक्रीज नहीं, पक्का है, क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो फाइनल करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात को जरा ध्यान से याद रखिएगा। गुड, आगे बढ़ते हैं। कुछ डायग्राम है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। देखिए R1 एंड R6 किस में है, R1 एंड R6 सीरीज में दिख ही रहा। ठीक, मैंने क्या कहा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड हो, अब और दूसरा टर्मिनल, अब देखिए R2 से अगर मैं ये पाथ चूज करूं ऐसे 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 ऐसे, तो पूरी प्लेन वायर है, R3 पहुंच गया, यहाँ पे पूरा प्लेन वायर है, ब्रांचिंग है, मुझे कोई मतलब नहीं, और कहीं सेल तो मुझे दिखना है ये एक्स्ट्रा रजिस्टर, यानी R2 का इस साइड से आप R3 के साइड पहुंच जाएंगे, और R2 के इस साइड से R3 के साइड, यानी कि आप कह सकते हैं R2 एंड R3 क्या है, पैरेलल में। समझ गए ना कैसे, क्यों, अभी जस्ट मैंने कहा आपके दोनों टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड हों, बीच में ब्रांचिंग कितनी भी हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस कोई रजिस्टर या सेल नहीं आना चाहिए। तो ये एक प्लेन वायर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कितनी भी ब्रांचिंग हो मुझे से कोई मतलब नहीं, यानी कह सकते हैं R2 एंड R3 किस में, पैरेलल में। अब जैसे मैं बात करता हूँ R4 एंड R5, ये किस में है, ये दोनों किस में, आपस में पैरेलल में। कैसे, इसके साथ कनेक्टेड है और ये इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक, कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब सुनिए, अभी जो मैं बात कहने जा रहा हूं एकदम गौर से सुनिएगा। ये मैं इतना पॉज होकर इसलिए बोला हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सुनिए, अगर कोई रेजिस्टर आपस में सीरीज में है, क्या कहा मैंने, अगर कोई रेजिस्टर आपस में सीरीज में है तो फर्दर किसी दूसरे रेजिस्टर के साथ पैरेलल में नहीं हो सकते, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं, सिंपल सी बात है, सीरीज एक भाई, पैरेलल एक भाई, अगर सिंपल सी बात है, दो अलग अलग माँ हैं, सीरीज माँ है, पैरेलल माँ है, सीरीज माँ के अलग बच्चे, पैरेलल माँ के अलग बच्चे। ठीक, तो सीरीज माँ के जो बच्चे हैं वो पैरेलल माँ के बच्चे, ये दोनों आपस में भाई भाई हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात समझिए ध्यान से, अगर कोई रजिस्टर, अब कुछ बच्चे इसका गलत मतलब पक्का निकालेंगे, चलिए पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। सुनिए, अगर एक रजिस्टर किसी दूसरे रजिस्टर के साथ सीरीज में है, यानी वो अगर कोई रजिस्टर एक बार सीरीज फॉर्मेशन कर दिया तो कभी पैरेलल फॉर्मेशन नहीं कर सकता, या अगर कोई रजिस्टर एक बार पैरेलल फॉर्मेशन कर दे तो कभी सीरीज फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी होती है, अगर एक रजिस्टर सीरीज फॉर्मेशन करता है तो पैरेलल नहीं बना सकता कॉम्बिनेशन, और अगर कोई रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन बना तो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए यहाँ पे। अगर आपने बोल दिया R1 R6 सीरीज में है तो याद रखिएगा बाकी, और R2 R3 क्या है, पैरेलल, R4 R5 क्या है, पैरेलल, R4 एंड R5 क्या है, पैरेलल। अब देखिए, यानी R1 R6 के बारे में मुझे सोचना ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और कोई भी चीज एक बार पैरेलल हो गया
तो सीरीज के साथ कभी उसके सोचना, यानी कि R1 R6 के बारे में अब जैसे आपके दिमाग में आएगा ना, देखते हैं R1 और R2 किस में है, तो गलती से भी मत सोचिएगा। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि R1 सीरीज में है, R2 किस में? पैरेलल में। ये किसी और के साथ पैरेलल में, किसी और के साथ सीरीज में, यानी सीरीज और पैरेलल आपस में कभी फिर सोचना ही नहीं है। मेरी बात समझ गए? ठीक। हाँ, पैरेलल को आप फिर एक बार देख सकते हैं कि हाँ, अब जैसे मैंने बोला कि R2 R3 आपस में पैरेलल में है, R4 R5 आपस में पैरेलल में, क्या ये चारों आपस में एक दूसरे से पैरेलल हैं? तो चेक करते हैं। ये दोनों तो हैं, ठीक है, ये दोनों भी हैं, ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों कोई भी आपस में पैरेलल में? उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका, R3 का एक टर्मिनल R4 से जुड़ा है, और यानी कि R3 का दूसरा टर्मिनल भी R4 के दूसरे टर्मिनल से जुड़ना चाहिए। तो जुड़ने के बीच में आपको क्या आ गया? एक एक्स्ट्रा रेजिस्टर आएगा, यानी कि R3 R4 आपस में क्या है? पैरेलल में नहीं है। जब ये दोनों पैरेलल में नहीं है तो ऑब्वियस है इसके साथ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में है। सुनिएगा, भाई भाई वाली बात है। अगर ये इसके साथ पैरेलल में है, क्या है? अगर ये R4 और R5 आपस में पैरेलल में हैं, ठीक, और R3 R4 आपस में पैरेलल में नहीं है, तो R5 और R3 कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर इसके साथ पैरेलल में है, सिंपल, 5 4 का भाई है और 3 4 का भाई नहीं है, तो 3 और 5 आपस में भाई भाई नहीं हो सकते। ठीक, इस पॉइंट पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे इन्हीं बेसिक चीजों को बिना याद किए बस क्या रट के चले जाते हैं, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, और पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर इज सेम। और सीरीज में क्या रट के चले जाते हैं? R = R1 + R2 + R3, और इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। तो वो नहीं, वो सब तो बात की बात है। मेन चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बेसिक क्या होता है, वो ये है। क्लियर है? हाँ, चलिए, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन आपके सामने 4 रजिस्टर हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4। ये चारों अब मैं पूछूंगा किसमें, सीरीज में है कि पैरेलल में? चेक करते हैं। चेक करने का सबसे आसान तरीका, देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। उसका एक सबसे आसान तरीका ये है, जैसे ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा क्योंकि प्लेन वायर है। जहां तक प्लेन वायर है, मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जितने जगह भी प्लेन वायर है हर जगह का पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल ऑफ प्लेन वायर इज कांस्टेंट। अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल अगर समथिंग कुछ है तो सारे प्लेन वायर का वही पोटेंशियल। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल VA होगा। यानी अगर ये A पॉइंट है तो ये प्लेन वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा? A पॉइंट। ठीक, ठीक है, ओके। अगर ये B पॉइंट है तो ये भी B हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूंगा A एंड B, एक बार फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, A एंड B, ठीक, A एंड B, A और B के बीच में कितने रेजिस्टर है? एक 1 ओम ये है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो A और B के बीच में एक ये हो गया, एक ये और B के बीच में एक ये है तो ये एक और है, ये भी 1 ओम हो गया। ये A है, ये B है, तो A B में एक और ओम रेजिस्टर है, 1 ओम हो गया। ये A है और ये B है तो इसके बीच में एक और क्या है? 1 ओम है, 1 ओम हो गया। तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको डायग्राम दिख रहा था, एक्चुअल में कुछ नहीं, ये चारों आपस में किस में? पैरेलल में है। दिख रहा है? क्लियर है? कोई दिक्कत? इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? अब निकल लेगा, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 करें, मतलब R इक्विवेलेंट इसका आ जाएगा 1/4 ओम। ठीक है, गुड। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे आसान यही होता है करने का तरीका। कोई एक पॉइंट को आप, जैसे आपको A और B के बीच में बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, तो बहुत आसान है, दिक्कत वाली बात ही नहीं, आसान है। A पॉइंट एक जगह अलॉट करें, फिर देखिए जहां जहां प्लेन वायर है उन सबको सेम वही पॉइंट B है तो ये भी है तो ये भी। फिर आपको जो मैंने यहाँ पे जैसा जो पैटर्न, मतलब जो प्रोसेस यूज किया उसी चीज को ध्यान से देखिएगा, और उसी का एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे किया है। ठीक, अब जरा देखिए गौर से, ये तो था बात की बात। अब हम थोड़ा बेसिक चीज़ों पे चर्चा करते हैं, बस बातचीत करते हैं। बातचीत मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपकी बेसिक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। अब बेसिक चीज़ें यहाँ पे क्या है, ज़रा देखिए। मान लीजिए A पॉइंट से करंट कुछ I यहाँ जाता, ऐसा, ठीक ठीक। अब I से अगर मैं बोलूँगा मुझे इस I करंट को, मैंने कहा तुम्हें इस B पॉइंट तक जाना है, तो I बोलेगा अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ये I बोलेगा अच्छा ठीक है, मेरे पास 3 पाथ है। कौन कौन से? 1 2 3। एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है। ठीक, अब लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि अगर आपके पास किसी जंक्शन पे मल्टीपल पाथ हैं और कोई एक ऐसा पाथ है जो कि प्लेन वायर दिख जाए, तो सारा का सारा करंट क्या हो जाता है? उसी से पास कर जाता है। क्लियर है? पक्का? अब इस चीज को थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। लोग जो मैं बोलता हूँ उस चीज को समझते हैं लेकिन पूरा नहीं समझते, उस चीज को आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखिए,
अब बोलेंगे अरे इधर रजिस्टर इधर प्लेन वार, तो ये पूरा का पूरा करंट इधर से भाग जाएगा आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन मैं अभी आप ही के हिसाब से चलता हूँ। मेरे पास 3 रास्ते हैं, एक ये एक ये एक ये, लेकिन इन तीनों में प्लेन वार कौन है, ये दिख रहा है, यानी सारा का सारा करंट आप बोलेंगे इसी से चला जाएगा। मैंने कहा ठीक है चला जाएगा, एक करंट गया 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 डाकते हुए गया गया गया, फिर यहाँ पे जब पहुंचा तो इस करंट को मैंने क्या कहा, बी पे जाना है, तो बी पे जाने के लिए अब इसको इधर जाना पड़ेगा, तो इधर जाने के लिए फिर से इसके बीच में क्या आ गया, रजिस्टर आ गया, कौन सा 1 ओम। तो अब ये दोनों फिर से बोलेंगे भाई तब मेरे और मेरे में क्या दिक्कत थी, ये भी तो बोलेगा ये वाला कि भाई मेरे में भी तो ए और बी के बीच में मैं भी तो 1 ओम हूँ, और ये वाला तुमने तो ये प्लेन वार चूज किया लेकिन आगे तो 1 ओम मिल गया, तो ये फिर ये दोनों फिर से इन सबके पास एक मतलब हो जाए ना, कहने की बात हो जाएगी कि तुमने भाई करंट तुमने ये पाथ क्यों चूज किया, मैं भी तो 1 ओम था, क्योंकि तुमको भी आगे जाने के बाद 1 ओम मिला, तो मैं भी तो 1 ओम हूँ, तो तुम मेरे से क्यों नहीं गए। और करंट फिर बेमानी नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है मैं तुमसे भी जाऊंगा। तो ये बोलेगा भाई तुम इससे और तुम मुझसे क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों, क्योंकि मैं भी तो 1 ओम हूँ, देखो मेरे इस एंड के बाद तो पूरा प्लेन वायर है, तो मेरे से तुम जाओगे तब भी मैं 1 ओम हूँ। तो ये करंट बोलेगा हाँ तुम भी सही बोल रहे हो। ठीक, तो इन तीनों को देखते हुए चौथा चुपचाप बैठा होगा, बोलेगा यार यहाँ पे 3 ही जंक्शन था। ठीक है, अब देखो क्या बोलेगा चौथा, बोलेगा तुम तीनों बोल ली, अब मेरी बात रही है। बोलेगा भाई करंट तुम यहाँ तक तो आए, तुमको बी तक जाना है, ठीक है तुमने इस पाथ को चूज किया, तुम मुझसे भी तो जा सकते थे, क्योंकि तुम इधर से जाओगे तब भी तुम्हें 1 ओम मिलेगा, तुम मुझसे भी जाते ना तब भी तुम्हें 1 ओम मिलने के बाद फिर प्लेन वायर मिलता। देखो यानी कि तुम मुझसे भी जाओगे तब भी तुमको कितना रेजिस्टेंस मिलेगा, उतना ही 1 ओम ही मिलेगा। तो तुम जितना इसमें जाओगे, तुम जितना इसमें जाओगे जितना इसमें, उतना तुमको मुझसे भी उतना ही गुजरना पड़ेगा। तो ये करंट बोलेगा हाँ भाई ये चारों पाथ से मुझे सिर्फ एक ही ओम रेजिस्टर मिला, तो मैं बेमानी नहीं करूंगा, मैं सब में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाऊंगा। क्लियर है, यानी ये करंट इन चारों से पास करेगा। ये मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा उस टाइम ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको भले ही लगे कि नहीं कुछ बात हो रही है, मैं जो भी बोलता हूँ ना, हाँ बातचीत करते हैं मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रटने को तो बच्चा समझ लेता है कि हाँ ऐसे ऐसे मुझे कर देना है, लेकिन क्यों करना है वो नहीं समझता, वो बात की बात है। मेन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसलिए ध्यान से सुनेगा, किसी भी सर्किट में करंट अगर किसी रेजिस्टर से पास नहीं करता है, किसी भी सर्किट में अगर करंट किसी रेजिस्टर से पास नहीं करता तो उस सर्किट में उस रेजिस्टर का कोई यूज नहीं होता। अगर करंट थ्रू रेजिस्टर इज 0 है तो उस रेजिस्टर को सर्किट से निकाल के आप फेंक दीजिए। लेकिन इस केस में इन चारों को आपने क्यों नहीं फेंका, क्यों, क्योंकि चारों से करंट पास कर रहा है। मेरी बात समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। जो देखिए ये जो वीडियो है जरूरी नहीं बच्चों के लिए, टीचर भी जब देखेंगे इस वीडियो को तो इस बात पे गौर करेंगे। मैं कभी भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रजिस्टर को यूज नहीं कर सकता, मैं उन्हीं रजिस्टर को यूज कर सकता हूं जिनके थ्रू करंट पास हो, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इन चारों के केस में करंट सबसे पास होगा। अब क्यों पास होगा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, क्लियर है। मैं छोटी छोटी चीज पे समय बर्बाद इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आपको सीखने के लिए, मुझे क्वेश्चन करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है, आपके एडवांस में ये सब बेसिक चीजें पूछता है, स्टेटमेंट में दे देगा तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहा है। अभी आगे देखिए ना, मैंने क्वेश्चन दिए बहुत सारे, मैंने जो अभी तक बातचीत की उसी पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं, ठीक। ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ पढ़ लिए तो उसका यूज करते हैं। अब तुरंत आ जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैंने क्या कहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच रजिस्टर सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम होता है। ठीक, बस इन्हीं दोनों का बात में मतलब इसी चीज का याद रखना है आपको दिमाग में। अब क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब देखिए बोल रहा है 2 ओम से तो 6 एम्पियर दिया है, लेकिन 6 ओम और 3 ओम से कितना एम्पियर होगा आपको नहीं पता, तो आपने इसमें एज्यूम कर लिया ये करंट 6 आया इधर, तो इधर गया मान लो I1, इधर गया मान लो I2, तो आने वाला 6 जाने वाला I1 प्लस I2, एक इक्वेशन ही मिल गया। दूसरा चीज़ आपने क्या देखा, ये बेसिकली 10th वालों के लिए है, 12th वाले भी देख ले क्योंकि 12th वाले बच्चे इतना जानते ही नहीं, 10th में कुछ पढ़ा ही नहीं था उन्होंने, तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल में क्या कहा था, पोटेंशियल दोनों में सेम होगा। और इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो आपने जस्ट क्या कहा V1 इक्वल टू V2, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में किसमें, पैरेलल में। और ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो V इक्वल टू IR क्या हो जाएगा, I इज I1, R इज 6, इसमें I इज I2, R इज 3। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से इक्वेशन कट गया 2, तो यहाँ से I2 मिला 2I1। ठीक, तो I2 मिला 2I1। अब जब इस चीज़ को यहाँ पे आपने पुट किया, I2 की जगह क्या लिख दिया 2I1, तो यहाँ से आपको मिला, ये सेकंड इक्वेशन था, तो 6 इज इक्वल टू I1 प्लस 2I1 यानी कि 3I1, यानी कि I1 यहाँ से आ गया 2 एम्पियर, I1 आ गया 2 एम्पियर, तो I2 आ गया 4 एम्पियर। ठीक है, आंसर आ गया। क्लियर है,
फिर से देखिए मैंने क्या किया है, क्या किया, ऐसा देखिए इस 2 ओम से 6 एम्पियर करंट दिया हुआ है। अब ये 6 एम्पियर कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, इसमें बोल दिया I1 इसमें बोल दिया I2। मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज किया जरा ध्यान से देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल सेम होता है, और देखिए कोई भी न्यूमेरिकल में ओम्स लॉ तो आना ही आना है। तो V1 इक्वल टू V2 मैंने अप्लाई किया क्योंकि दोनों पैरेलल में है, फिर V1 इक्वल टू IR, V2 इक्वल टू IR अप्लाई किया, यहाँ से I1 I2 में रिलेशन निकाला, एक I1 I2 में रिलेशन मैंने पहले से जंक्शन लॉ से लिख दिया था। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरा I1 I2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब इसी चीज़ को दूसरे फॉर्म में देता है, कभी कभी ऐसे बोलता है पावर जनरेटेड थ्रू 2 ओम रजिस्टर इज समथिंग, मान लो बोल दिया 36 वॉट। पावर क्या होता है बाद में डिस्कस करने, लेकिन सुन लो पावर होता है I²R। अगर मैं पावर जनरेटेड थ्रू रजिस्टर होता I²R, I²R आप I²R कर देंगे तो उस रजिस्टर के थ्रू पावर निकल जाएगा। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखा, बोलेगा पावर जनरेटेड थ्रू, सॉरी इसको 36 से, हाँ चलिए 36 मैंने बोल दिया, पावर जनरेटेड थ्रू 2 ओम रजिस्टर इज 36 वॉट, देन फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अभी भी सेम वही, फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं। पहले केस में आपको डायरेक्ट करंट ही दे दिया था, दूसरे केस में पावर दिया। पावर क्या होता है I²R, तो इस पावर की जगह 36 इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन अगर I² और R कितना है 2, तो यहाँ से I² की वैल्यू कितना आ जाएगा 18, यानी I कितना आ जाएगा 9√2, सॉरी 3√2। ठीक है, एम्पियर। यानी पहले केस में डायरेक्ट करंट दे दिया, दूसरे केस में आपको पावर दिया, वो ही पावर दिया तो क्या दे दिया है, फिर सिंपल मतलब वहां से आप करंट निकाल लीजिए, फिर करंट के बाद सारे ही सेम प्रोसेस लगा देना है। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता है, इफ पावर जनरेटेड बाय 2 ओम रजिस्टर इज 36 वॉट, देन व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय रिमेनिंग रजिस्टर। तो कुछ नहीं, आपने I1 निकाल लिया, I2 निकाल इसी प्रोसेस से, फिर I1 निकाले तो I1² इंटू 6 कर दीजिएगा तो इसका पावर निकल जाएगा, I2² इंटू 3 कर दीजिएगा तो इस वाले का पावर निकल जाएगा। क्लियर है, गुड। ये 10th वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और 12th वाले देखते रहें, उनको कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब फाइंड द करंट सप्लाई बाय द सेल एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज 4 वोल्ट। आपको ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बोला है कि जो 2 ओम रजिस्टर है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है 4 वोल्ट है, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट। तो बोल रहा है कि करंट पूछ रहा है ये I कितना होगा और इस R की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए कुछ नहीं, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, बहुत पूछते हैं। देखिए 2 और 1 आपस में किस में है, सीरीज में, तो सीरीज में है तो सिंपल दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। अब जरा देखिए इस इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं, अगर 2 ओम के क्रॉस आपका क्या दिया हुआ है, सिंपल ये हायर पोटेंशियल यानी करंट कुछ ऐसे और ऐसे जाएगा, इससे मान लो I1, इससे मान लो I2। अब I2 जो इससे जाएगा वो इससे जाएगा, तो 4 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ पे V इक्वल टू IR लगा सकते हैं, तो 4 इज इक्वल टू I2 इंटू 2, इससे करंट है I2 और इसका रेजिस्टेंस कितना 2 ओम, तो यहाँ से I2 कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा, I2 कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। क्लियर है, पक्का। अब देखिए ये दोनों आपस में किस में है, सीरीज में, ये दोनों आपस में किस में, सीरीज। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक। 1 और 2 सीरीज में तो कितना आ जाएगा 3 ओम, और ये कितना आ जाएगा 6 ओम। इसमें करंट कितना है 2 एम्पियर और इसमें करंट कितना है I1, मुझे वही I1 निकालना है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे, ये दोनों फिर किस में पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होगा मतलब I1 R1 इक्वल टू I2 R2। तो इसका कितना है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू I1, यानी कि I1 कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, यानी I1 आ गया 1 एम्पियर, I2 आ गया 2 एम्पियर, ये आ गया 1 एम्पियर। तो जाने वाला है 2 और 1, आने वाला कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है तो 2 + 1 3 हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ से I करंट कितना आ जाएगा 3 एम्पियर, यानी करंट थ्रू सप्लाई बाय द सेल इज 3 एम्पियर। निकाल लिया। अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब ये R कैसे निकालोगे, ये भी बहुत आसान है, जरा देखिए हर चीज़ आपके सामने है। ये दोनों किस में पैरेलल में है, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, इस सर्किट को फिर से आप ऐसे बना सकते हैं। ये 24 वोल्ट। अब देखिए ये 6 और 3 किस में पैरेलल में है, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लगाएंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 3 का 2 ओम आएगा, और ये R कितना है, ये R है। अब आपको करंट पता चल गया, इससे कितना 3 एम्पियर पता चल गया, और ये दोनों फिर किस में सीरीज में है, ये दोनों किस में है, इस चीज़ को हम यहाँ देखते हैं।
ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 प्लस आर हो जाएगा। तो आई इक्विवेलेंट, तो वी इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है। तो वी आपका कितना 24, आई है 3 एम्पियर, और आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आर प्लस 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा आर 3R इज इक्वल टू 24 माइनस 6 यानी कि 18, यानी आर इज इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, समझ गए तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए ये टॉपिक मुझे बस बेसिक पढ़ाना था, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन इस पे कराऊंगा नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन मैं जो डिस्कस करूंगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जितनी बातें कही हैं उस बात को अगर आपने दिमाग में रखा है तो इस क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन जो मैं दूंगा वो तुरंत हो जाएगा, अदरवाइज सोचिएगा। ठीक, ये क्वेश्चन है, जरा देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये R1, R2, R3, R4 सभी कॉम्बिनेशन रजिस्टर का एक सेल के क्रॉस ये सब लगे हुए हैं। पहले स्विच ओपन था, ठीक, बोला एज स्विच एस इज क्लोज, जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्विच को क्लोज करने के बाद क्या क्या चेंजेस होंगे वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस चारों में मतलब कौन सा ऑप्शन सही उसको टिक मार दीजिएगा, मोर देन वन ऑप्शन सही है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइए, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले जब स्विच ओपन था तो करंट अगर इससे निकलना चाहेगा तो यहाँ पे पाथ क्या है, ओपन है, तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा, यानी कि सारा का सारा करंट किससे जाएगा, 3, 2 एंड 1 से। लेकिन जब इसको क्लोज कर देंगे तो इसके पास एक और, यानी करंट के पास एक और पाथ मिल जाएगा उसको मूव करने का। यानी पहले आपके इक्विवेलेंट सर्किट में केवल ये 3 थे इफेक्टिव, लेकिन जैसे ही मैं इसको क्लोज करूंगा ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे आपस में, मतलब सर्किट में ये चौथा वाला भी क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी आपका ओवरऑल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा कुछ चेंज होगा। अब वो कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा वो आप सोचिए। इस अभी क्वेश्चन को थोड़ा पॉज करिए इस वीडियो को अभी, और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। ठीक, जो बच्चे ट्राई नहीं करना चाहते वो इस बात को ध्यान से सुने। अगर ये क्वेश्चन आपने सही कर लिया एक बार में तो आप पूरे वर्ल्ड में टॉप 1% IQ लेवल में है। ठीक, अभी तक मैंने जो बातें डिस्कस की है उसी का बेसिक है, पूरा तोड़ मरोड़ है। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट वाले होते हैं। तो जिनसे नहीं भी होगा ऐसी बात नहीं कि आपका IQ कम है, मेन कहने का मतलब आपने मेरी बात कितने अच्छे से सुनी है। ठीक है, चलिए, जो पॉज कर चुके थे वो तो अपना कर ही रहे होंगे, जो पॉज नहीं किए वो मेरी बात सुने। सुनिए, देखिए अभी जब मैंने जस्ट क्या बोला था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक भी एक्स्ट्रा रेजिस्टर बढ़ा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आपका R2, R3 पहले से पैरेलल था, मैंने क्या किया, एक R4 एक और पैरेलल जोड़ दिया, यानी ओवरऑल इसका पूरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब इसका घट जाएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, यानी कि आपका सिंपल सप्लाई करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई R इक्विवेलेंट होगा। तो आपका जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही घट गया, क्यों घट गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सर्किट में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टर जोड़ा किसमें, पैरेलल में। अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला था अगर कोई भी सर्किट चाहे जैसी भी हो, अगर आपने कोई रेजिस्टर पैरेलल में जोड़ा है तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो नेट करंट बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी सप्लाई बाई द करंट सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, जब करंट सप्लाई इससे बढ़ गया तो ओवरऑल जितना करंट दे रहा है उतना लेगा, मतलब R1 के थ्रू भी करंट बढ़ जाएगा। ऑब्वियस है, जब ये करंट बढ़ गया तो इधर से भी तो वही करंट आ रहा है ना, और वहीं इससे भी पास कर रहा है ना। यानी कि R1 से जो पहले करंट फ्लो कर रहा था और अब R1 से जो बाद में करंट फ्लो करेगा, तो बाद वाला करंट मान लो I डैश है, तो I डैश इज ग्रेटर देन I। क्लियर है, क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने R4 का स्विच क्लोज किया, आपने क्या किया, एक रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, और रेजिस्टर को पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से R इक्विवेलेंट आपका घट गया, R इक्विवेलेंट घट गया, इसलिए नेट करंट बढ़ जाएगा। नेट करंट बढ़ जाएगा तो इसके थ्रू करंट बढ़ गया, इसके थ्रू करंट बढ़ गया, यानी पोटेंशियल अक्रॉस R1 बढ़ जाएगा, पोटेंशियल अक्रॉस R1 बढ़ जाएगा। ठीक है, पक्का। तो पोटेंशियल अक्रॉस R1 इंक्रीजेस, इस पर टिक मार दीजिए। ठीक, अब देखिए सेकंड क्या बोला है, करंट थ्रू R2 डिक्रीजेस, करंट थ्रू R2 रिमेन सेम। अब जरा सोचने वाली बात है, R2 के थ्रू करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा ही आसान है। देखिए ज़रा ध्यान से, ऐसे सोचिएगा, मेरे पास 10 रुपये है, मेरे पास 10 रुपये है, 6 रुपये पहले ये रहता, 4 रुपये ये दोनों आपस में पैरेलल थे, यानी कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, नहीं 4 ये भी लेगा 4 ये भी लेगा। ठीक है, तो 6 ये ले रहा था, 4 R2 ले रहा था, ये दोनों पैरेलल में, तो पोटेंशियल के बारे में किसी एक के बारे में बात करेंगे, तो मतलब दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, तीनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पहले ये 6 ले रहा था, 6 रुपये ले रहा था, ये 4 रुपये ले रहा था। सपोज मेरे पास 10 रुपये थे, 6 रुपये ले रहा है, 4 रुपये ले रहा है। अब जैसे ही इसके क्रॉस करंट बढ़ जाएगा, सप्लाई बाय बैटरी आपका बढ़ जाएगा करंट, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो अभी भी बैटरी का तो 10 रुपये ही है, पोटेंशियल बैटरी का 10 ही है,
तो ये पहले जो 6 ले रहा था मे भी 7 लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 तो है ही, तो ये 7 रहे तो ऑब्वियस से 3 हो जाएगा, यानी कि नेट पोटेंशियल अक्रॉस R2 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो आपका पोटेंशियल घट गया, R सेम है, इसका मतलब करंट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मेरी बात समझ गया? सप्लाई वोल्टेज रिमेन सेम, इसमें करंट बढ़ गया मतलब इसका V इक्वल टू IR बढ़ गया, मतलब इसका पोटेंशियल बढ़ गया, यानी पहले ये जो भी दे रहा था कुछ ये खा रहा था कुछ ये खा रहा था, अब ये ज़्यादा खा रहा है मतलब ये कम इसके पास पहुंचेगा, जब इसके पास कम पहुंचेगा मतलब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कम, तो सिंपल V इक्वल टू IR होता है, तो R इसका तो रिमेन सेम है, तो R2 का रेजिस्टेंस तो बदला नहीं ना, R2 ही है, तो R2 जब कॉन्स्टेंट है यानी अगर V घटा तो I भी क्या होगा, घटेगा, यानी कि करंट थ्रू R2 डिक्रीजेज, ठीक है, रिमेन सेम नहीं होगा। ये B एंड C ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है? गुड। अभी मैंने जो भी डिस्कशन किया यहाँ पे डिस्कस किया है वो सब के सब बेसिक हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के सब बेसिक हैं। मैंने कोई इक्विवेलेंट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टर अक्रॉस ए बी ऐसे करके कोई इक्विवेलेंट रेजिस्टर का वो नहीं किया है, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी मैंने जो ये लेक्चर बनाया सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो इस चीज़ को बार बार रिपीट करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर मैं अभी जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू। ओके।